आज मैं आपके सामने अपनी कुछ लघु कथाओं को लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है कफन। मनसुखवा की आंखों से झड़-झड़ आंसू बह रहे थे। उसकी सिसकियाँ रुक नहीं रही थी। उसे रोता बिलखता देख मैं उसके करीब गया और सांत्वना देते हुए कहा, क्यों इतना अधीर होते हो मनसुखवा? एक ना एक दिन तुम्हारी पत्नी रामरतिया को इस दुनिया से विदा तो होना ही था। राजा हो या रंक, कोई भी इस नश्वर शरीर में आत्मा से को विलग होने से नहीं रोक सका। और फिर वह 5 साल से कैंसर जैसी तकलीफ देह बीमारी से पीड़ित थी। उसकी छटपटाहट तुमसे देखी जाती थी क्या? ढाढ़स देने के बाद भी वह अपनी पत्नी के शव के ऊपर बार बार लौट बिलख रहा था। मैंने उसे पुनः समझाने के लहजे में कहा, कब तक इस मृत शरीर को अपने घर की दहलीज पर रखे रहोगे? इस मिट्टी से तो दुर्गंध भी आने लगी है। अपनी आंखों की आंसू को पोंछ लो मनसुखवा। मनसुखवा अपनी आंखों की आंसू को पोंछता हुआ अधीर मन से बोला, मैं अपनी पत्नी के मर जाने पर इतना अधिक चिंतित और परेशान नहीं हूँ बाबू। मुझे चिंता तो यह खाई जा रही है कि घर में खाने को अन्न दाना नहीं है। अपनी मृत पत्नी के शवदाह के लिए आखिर धन कहाँ से जुटाऊं? अपनी मृत पत्नी की आत्मा की शांति के लिए क्रिया कर्म ब्रह्म भोज आदि का इंतजाम कहाँ से करूं? थोड़ा रुक कर रूंधे कंठ से वह बोला, पूरे मोहल्ले वाले आ आकर मेरे आंसू पर तरस तो खा रहे हैं, मोह माया भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसके शवदाह के लिए लकड़ी बांस और कफन का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। भीख के रूप में मिले इन चंद पैसों से क्या कफन भी खरीद सकूंगा बाबूजी? मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है कायर। माई रे माई, हाय मरी रे, कोई बचाओ रे, की तड़प प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। और यात्रियों की तरह मैं भी आधी रात के बाद आने वाली गाड़ी का इंतजार कर रहा था। मुझे हर हालत में सुबह 10 बजे पहुंचना था, क्योंकि आज की कहानियों में नारी पीड़ा नामक विषय पर चर्चा पढ़ना था। भिखारी से वह औरत पेट दर्द से बार बार चीखती और छटपटाती। उसके तन के मैले कुचैले कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। अपने ही हाथ से पेट सहलाने और छटपटाने की प्रक्रिया में उसका ब्लाउज खुल गया था। कुछ मंचलों के लिए नंगी जवानी आकर्षण का विषय बन गई थी, जिन्हें उसके छटपटाने में अजीब सा आनंद आ रहा था। उसकी बढ़ती हुई चिल्लाहट और तर्पण ने मुझे कुछ करने को मजबूर कर दिया। मैंने पास खड़े यात्री से कहा, भाई साहब जरा पूछिए, क्या वह अस्पताल चलेगी? हैं? तुम ही जाकर पूछो ना। और वह ही करके दांत फाड़ने लगा। मैंने फिर किसी दूसरे से पूछा तो उसने तीसरे से कहा, और तीसरे ने अगले व्यक्ति को मेरा संदेश पहुंचाया। तंग आकर एक छोटे बालक ने उस औरत से पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी स्वीकृति के बावजूद उस नंगी नज़रों के बीच में उस औरत के करीब जाने का संकोच नहीं तोड़ सका। तभी एक युवा कुली आगे बढ़ा और उसने उस तड़पती हुई भिखारिन को हाथ का सहारा देकर हौले से उठाया। तत्पश्चात उसका हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले गया। तभी लोगों के हुजूम में से मुझे सुनाई पड़ा, बेचारा अस्पताल ले गया और शायद वह बच जाएगी। अरे, इससे अच्छा था कि वह मर जाती कलमुही। अब इससे तो नवजात बच्चा पैदा होगा, वह भिखारी बनेगा, या लड़की हुई तो उससे भी 200 रुपये में धंधा करवाएगी, बदजात कहीं की। अचानक मुझे लगा ये लोग सही कह रहे थे। मुझे कुछ सुकून मिला और आराम से बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी मेरे अंदर जो कुछ उभरा उसे सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे बार बार एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, कायर कायर कायर। मेरी तीसरी लघु कथा का शीर्षक है करे कोई और भरे कोई। वाह, कमाल कर दिया तूने यार, बेहद कीमती सामान ले उड़ाया है तूने। इस लैपटॉप की कीमत 70-80 हज़ार रुपये से कम नहीं होगी। बाजार में बेचोगे तो आधी कीमत तो तुझे मिल ही जाएगी। थोड़ा मायूस होता हुआ वह छोटा चोर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला,
मेरी तो किस्मत ही खोटी है। पिछले एक सप्ताह से मैं ट्रेन के यात्रियों की जेब काट रहा हूँ, मगर 500-700 से अधिक की आमदनी नहीं हो पा रही है। जबकि तेरे काम से अधिक रिस्क मेरा काम है। ट्रेन में कार्यरत टीटीई तथा गश्त लगा रहे पुलिस से आंखें बचाकर जेब काटनी पड़ती है। अपनी चतुराई पर इठलाते हुए उस चोर के मित्र छोटुआ ने कहा, बच्चों, तेरी चोरी और पॉकेटमारी के पीछे एक पैसे का खर्च नहीं होता है। टीटीई और पुलिस की आंखों से तू इसलिए बचता छुपता फिरता है क्योंकि तू बेटिकट होता है, लुक छिप कर यात्रा कर रहा होता है। बिना कोई खर्च किए अपना धंधा चलाएगा तो रिस्क तो उठानी पड़ेगी ना। अपनी चतुराई पर इठलाते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। अब तू मुझे देख, एक बार की चोरी करने के पीछे कम से कम मैं 1500 रुपये खर्च करता हूँ। हैं? चोरी करने के पीछे तू खर्च करता है, मगर खर्च किस बात की और किस लिए? यही तो मेरी चतुराई है मित्र। यही चतुराई और समझदारी तेरे पास नहीं। अरे भाई, अन्य यात्रियों की तरह मैं भी बाकायदा उस कोच में अपना आरक्षण करवा लेता हूँ। ठाठ से यात्रा कर रहा होता हूँ। ना टीटी बाबू का डर, ना किसी गश्त लगा रहे पुलिस का डर। भाई, मेरे पास यात्रा टिकट तो होता है ना। इस दौरान अपने आसपास बैठे यात्रियों का निरीक्षण भी कर रहा होता हूँ कि किस सूटकेस में कितनी कीमती सामान है। वह सब कुछ देखने, समझने तथा उन्हें अपने विश्वास में लेने का पूरा अवसर और समय मिल जाता है। मुझे जरा सा भी शक नहीं होता किसी को मुझ पर कि मैं ही साथी चोर हूँ और उसे गंतव्य तक पहुँचने के पहले ही उनका कीमती सामान तथा सूटकेस लेकर फरार होने वाला हूँ मैं। दूसरों का सामान या सूटकेस ले जाते समय टीटी या पुलिस का भय नहीं होता तुमको? भय? भय किस बात का भाई? अन्य यात्रियों की तरह मैं भी तो उस समय उनका यात्री ही होता हूँ। नियमित यात्री यानी आरक्षित यात्री। अब तू ही बता, किसी के चेहरे पर चोर लिखा होता है क्या? मेरी मान तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए तू भी बेटिकट चोर बनने की अपेक्षा आरक्षित यात्री बनकर चोरी कर। रिस्क भी कम होगा और आमदनी भी अधिक होगी। और कभी किसी यात्री ने हमें पकड़ लिया तो कह दूंगा, भूल से अपनी सूटकेस छोड़ आपकी सूटकेस ले जा रहा था। मगर ऐसा कम ही होता है यार। अरे यार, बुरा काम करेगा तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। फिर यह नौबत अभी जल्दी नहीं आने वाली। आजकल पढ़े लिखे यात्री भी तो मूर्ख होते हैं ना। अपने सामान की रक्षा स्वयं तो करते नहीं। जब जब हम लोग उनका सामान उन्हीं की मौजूदगी में ले उड़ाते हैं, तब वे लोग मेरे नाम या किसी अज्ञात चोर के नाम नहीं, बल्कि उस कोच के टीटी के नाम या FIR करते हैं। हम तो दोनों तरफ से सुरक्षित है ना। ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग जब तक टीटीई, पुलिस या रेल प्रशासन से उलझते झगड़ते रहोगे ना, तब तक अपनी सुरक्षा ही समझो। इसे ही तो कहते हैं यार कि करे कोई और भरे कोई। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है 21वीं सदी की गांधीगिरी। भैया, तुम इस बेकसूर मुर्गे और बकरी का गला क्यों काट रहे हो? अरे चल आगे बढ़। एक तो वैसे ही आजकल बाजार मंदा है और तू यहाँ पर चला आया है गांधीगिरी करने। चिड़चिड़ाते झल्लाते हुए मीट का दुकानदार बोला और आंखें तरेड़ते हुए ऊपर से नीचे तक मुझे घूरने लगा। मगर मैं अपने भीतर की संवेदना पर काबू नहीं पा रहा था। इसी रास्ते से गुजरते हुए मुर्गे बकरे की गर्दन पर चाकू पड़ते ही उनका रुदन भरा चित्कार देखता सुनता रहा हूँ मैं। कई बार आहत होता रहा है मेरा मन। कई बार बेचैनी मुझे भीतर तक झकझोरती रही है। गांधी जी की अहिंसात्मक बातें याद आते ही मैंने अपनी कुर्बानी देने का मन बना ही लिया और उस मीट की दुकान के जल्लाद मालिक के सामने गिड़गिड़ाते हुए विनती किया, अरे भाई, गांधी जी के बतलाए हुए रास्ते पर चलना गुनाह है क्या? तुझे मुर्गे और बकरे की जान ही लेनी है ना, तो ले लो मेरी जान, चला दो मेरी गर्दन पर चाकू, मगर इस मुर्गे और बकरी की जान तो बख्श दो। अरे, तू तो सचमुच एक मुर्गे और बकरे को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गया है। थोड़ा रुक और वह आगे बोला, लेकिन मैं भी इतना कच्चा खिलाड़ी और बेवकूफ़ नहीं हूँ बच्चों, और ना ही तेरी तरफ पागल हूँ मैं। पिछले 25 वर्षों से मुर्गे और बकरे का गला काटते आ रहा हूँ, वह भी खुलेआम, इसी बाजार के इसी चौराहे के किनारे। बोल, मेरा क्या बिगाड़ लिया है किसी ने? बल्कि समाज के लोगों के द्वारा हमें इज्जत ही मिलती है और ढेर सारे रुपये पैसे मिलते हैं
सो अलग। इन रुपयों पैसे से मैं अपना तथा अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, भरण पोषण कर रहा हूँ, अपना मकान भी बना लिया है मैंने। मगर आज अगर तेरा गला काट दूंगा तब अभी अभी पुलिस वाले मुझे पकड़कर हत्या के जुर्म में ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। इसकी सज़ा ताउम्र झेलनी पड़ेगी मुझे। ना बाबा ना, मुर्गों और बकरों की जान छोड़कर तेरी जान नहीं ले सकता मैं। तेरी कुर्बानी के बाद तेरा नाम तो अखबार में छप जाएगा, गांधीगिरी में मरने के बाद भी तेरी जय जयकार होती रहेगी। लेकिन मुझे तो फांसी पर लटका दिया जाएगा ना। अब बोल, तू ही बोल, तेरा गला काटने में फायदा है या मुर्गे और बकरे का गला काटने में? मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है बुझे हुए चेहरे का सच। जेलर सारा वार्ड छान मारा, कहीं से भी कोई शराब, गांजा, मोबाइल बरामद नहीं हुआ। जेलर के चेहरे की रौनक गायब हो गई। उसका चेहरा बुझा देख दरोगा ने टोका, हुजूर, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है आज? अरे सारे वार्ड की छानबीन करने के में कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे, फिर भी नतीजा क्या निकला? ना किसी के पास मोबाइल, ना गांजा, ना भांग, ना शराब। अरे तब तो आपको खुश होना चाहिए ना सर। कम से कम आज का दिन तो शुभ है कि कोई भी कैदी शराब, गांजा, भांजा छुआ तक नहीं। दरोगा को डपटते हुए जेलर ने कहा, कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें करता है रे तू? आज का दिन शुभ शुभ नहीं अशुभ है। तभी तो कहीं से भी बोहनी तक नहीं हुई। इतने कैदियों में से कोई तो शराब, भांजा, गांजा छुपा कर खाते पीते पकड़ा जाता, ताकि उसे पकड़कर 2-4 डंडे से स्वागत भी करता और बदले में 400-500 रुपये भी मुझे नजराने के तौर पर मिल जाती। अपनी जेब खाली देख चेहरा बुझा बुझा नहीं रहेगा तो क्या खिला खिला रहेगा?